तो डॉक्टर खेरकर, Yes. थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो आप पहले मुझे बताइए कि व्हाट हैज बीन योर जर्नी, बिकॉज़ आई हैव नेवर कम अक्रॉस समवन हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट एंड अ पीएचडी इन साइकोलॉजी। ये कैसे? सो ये सब एक्सपीरियंस से हुआ। आई स्टार्टेड विथ योगा थेरेपिस्ट। इनिशियली बहुत ही करियर की शुरुआत में मैंने जब बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स देखे, अगेन वो पेशेंट सभी सर्वाइकल, लंबर, नी, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आते थे। बट आगे उनको ट्रीट करते वक्त जैसे जैसे एक एक चीज का लैक्यूना मुझे दिखाई दिया, वो लैक्यूना ओवरकम करने के लिए ये अलग अलग डिग्रियां और अलग अलग एजुकेशन किया। जब वो पेशेंट मेरे पास आते थे तो मैंने ये जाना कि वहाँ पे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बॉडी। सो कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर होते थे, कुछ पेशेंट्स को बहुत टाइम लगता था। अगर दोनों आइडेंटिकल केसेस है तो भी दोनों का रिकवरी का टाइम अलग अलग था। सो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ योगा थेरेपिस्ट, इफ आई एम ट्रीटिंग सेम आइडेंटिकल पेशेंट्स, स्टिल उनके रिकवरी का टाइम अलग अलग है। एक बहुत ही यूनिक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक पेशेंट था जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता था। उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, 3 मंथ्स हो गए तो भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। किसी काम के लिए वो उसके होम टाउन गया और जब वो होम टाउन गया तब वहां पे ऑटोमेटिकली पेनलेस हुआ, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट फूड, सब सेम, फिर भी वो पेनलेस था। और 3-4 दिन के बाद जब वो उसका काम निपटा के वापस पूना में आया, वापस वो पेन में आया। सो ये मेरे लिए बहुत ही अलग केस थी और पेचीदा केस थी, और वो सॉल्व करने के लिए उसकी तरह अलग कुछ ट्रिक मुझे ढूंढनी थी। बहुत ही चैलेंजिंग केस थी। फिर मैंने उसके साथ उस होम टाउन पे मैं गया, उसके साथ वहां पे 2-3 दिन बिताए, फिर भी उसको वहां पे बिल्कुल पेन नहीं था। वापिस पूना में आने के बाद पेन था। एंड उसके बाद वो ट्रिगर था कि मुझे पता चला कि जो मैंने एजुकेशन लिया है उससे भी अलग कुछ चीजें हैं जो पेशेंट के फिजिकल पेन के साथ रिलेटेड है, और वो मुझे ट्रीट करना जरूरी है, वो समझना मुझे जरूरी है। इसलिए मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की। अब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये मुझे पता चला कि जब पेशेंट स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन बॉडी के साथ है। जब उसका ब्रेन ज्यादा काम करता है, ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसे सूजन आ जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाता है। जब पेशेंट या कोई आदमी रिलैक्स्ड है, हैप्पी है, ऑटोमेटिकली वो सूजन कम होती है और उसे पेन में रिलीफ आ जाता है। वो पेशेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर था और जब वो पूना में रहता था तब उसे बहुत स्ट्रेस होता था। स्ट्रेस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लेम होता था, उसकी वजह से जो जगह कम हुई है उसके वजह से प्रेशर आता था और पेन बढ़ता था। जब भी वो उसके होम टाउन जाता था वो रिलैक्स रहता था, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती थी, उसको आराम आता था, उसको पेन ही नहीं होता था। उसके बाद मैंने बहुत ऐसे मिरेकुलस केसेस देखे हैं। नी पेशेंट में यहाँ पे वो 2 कदम नहीं चलते हैं, बट वही पेशेंट फॉरेन में 15-15 किलोमीटर चलता है विदाउट पेन। जैसे ही वो पुणे एयरपोर्ट पे आता है वापिस पेन आता है, बिकॉज उनको स्ट्रेस, एंजाइटी शुरू होती है। सो दिस शोज क्लियर कट कनेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट एंड द बॉडी। इसलिए मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी की, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो इमोशन स्टक है उनको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। आपके जो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेसेस है
उनको भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत रहती है। जो लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस चेंज होते हैं, एक सर्टेन एज के बाद उस अलग अलग सिचुएशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ एडजस्ट करना पेशेंट को मुश्किल लगता है। उसका भी स्ट्रेस उसके फिजिकल बॉडी पे आता है, उसका भी रिलेशन पेन के साथ होता है। तो पहले कहते थे ना वो हवा पानी चेंज कर दो, सो हवा पानी की वजह से साइकोलॉजिकली भी पेशेंट चेंज हो जाता है और उसको आराम आता है। तो ये साइकोसोमैटिक पेन क्या होता है? सो दिस इज एक्चुअली साइकोसोमैटिक पेन। सो साइकोलॉजिकली जो ट्रबल है, उसमें जो अड़चने हैं, उसका रिफ्लेक्शन सोमैटिक मींस बॉडी के ऊपर आता है और ये रिलेशन है। और इसी की वजह से योग साइंस में ऐसे कहा है मैक्सिमम डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक डिसीजेस। पहले वो आपके माइंड में आती है, माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, वो डिस्टरबेंस आपके बॉडी में इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी इम्बैलेंस होने की वजह से वेदर इट इज एंडोक्राइन इम्बैलेंस और फिजिकल इम्बैलेंस राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इट क्रिएट डिस्टरबेंस कॉजेस पेन और डिसीजेस। सो साइकोसोमैटिक ये हो गया, तो फिर बचा क्या? व्हाट इज द अदर? सो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको वायरसेस या इन्फेक्शन इसकी वजह से होती है। सो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से जो पेन आता है वो बचता है। सो आधीज एंड अनाधीज ऐसे दो सेपरेट क्लियर कट डिस्टिंग्विश डिसीजेस के योग साइंस ने किए हैं। और रफली एक परसेंटेज हम सोचे तो सो जो साइकोसोमैटिक्स है दे आर नियरली 80% एंड 20% आर दिस अदर कैटेगरी। तो आजकल जैसे पहले तो बुढ़ापे में लोग मेरी कमर में दर्द हो रहा है और ये सब हम सुनते थे दादियों से या राइट ओल्ड पीपल। आजकल इवन 15, 20, 25 ईयर के बच्चे भी they have back pain. Right. हर ऑल्टरनेट इंसान को कुछ ना कुछ बैक पेन है ही। सो हर एक घर में एक दो पेशेंट्स तो आपको बैक पेन, नी पेन के मिलेंगे। सो पहले इसका कनेक्शन एजिंग के साथ था, जिसे हम डीजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। एज के हिसाब से जैसे आपके बाल ग्रे हो जाते हैं, सिमिलरली आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। आपके जो जॉइंट्स है वो वेयर एंड टेयर होने लगते हैं, उसकी वजह से वो पेन था। अब यही प्रोसेस होती है बट वो जल्दी होती है, जिसे हम कहते हैं अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस। अब ये क्यों होता है? इसमें दो चीजों की वजह से ये होता है। पहला, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन जो मिलता है वो सही तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक होती है, आपके मसल्स स्टिफ होते हैं, उनका फंक्शनिंग, उनकी कैपेसिटी, उनका एंड्योरेंस, उनकी पावर कम हो जाती है। अल्टीमेटली अगर आपके मसल्स जॉइंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जॉइंट स्पेसेस कम करेगा। जॉइंट स्पेस कम होती है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट पेन शुरू होता है। जैसे नी की हम बात करें, अगर जॉइंट स्पेस ही कम होगा तो जब भी आप चलते हो, जब भी आप खड़े रहते हो, कोई भी मूवमेंट करते हो, वो जॉइंट घिसेगा और डिजनरेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपको ये सभी प्रॉब्लम आते हैं। ये हुआ एक रीजन, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसमें कमी है तो आपको ये बॉडी एक्स एंड पेन आने वाले हैं। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अब तक जिसके ऊपर फोकस नहीं किया है। आपके मसल्स की ताकत कब होती है? जब उसको रिपीटेटिव मूवमेंट कराया जाता है। जब आप, अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी रेसलर विदाउट एनी एक्सरसाइज रेसलिंग कर सकता है, बट वैसा नहीं है। रेसलर को कंपलसरी है बॉडी वर्कआउट करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से ही आपके मसल के फाइबर्स, नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ते हैं। मसल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां पे एनर्जी पावर हाउस है, जहां पे एनर्जी स्टोर किया जाता है, उसके नंबर्स बढ़ते हैं और तभी मसल्स की ताकत बढ़ती है। जब मसल्स की ताकत बढ़ती है तभी वो कोई भी एक्टिविटी में आपको सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं है तो ये सब कोलैप्स हो जाता है। अब
आज के जनरेशन में क्या लैक्यूना है, किसकी वजह से ये होता है? सो आपकी जो लाइफस्टाइल है ये उसका रीजन है। अगर आपका बच्चा या आप या कोई भी आपका फैमिली मेंबर ज्यादा सिटिंग है, ज्यादा एक जगह पे स्टक है, तो उसके मसल की स्ट्रेंथ कम ही रहेगी विद कंपेयर टू जो एक्टिव है। आपका कोई भी मशीन एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए तैयार की जाती है। सो अगर आप लैम्बोर्गिनी की बात करते हैं तो उसके लिए उस टाइप के रोड्स चाहिए। अगर वो उस सेटअप में नहीं यूज करोगे, आप कोई भी रोड साइड के इस पे वो चलाओगे तो वो गाड़ी में प्रॉब्लम होने वाली है। सिमिलरली अगर हम ये मानते हैं कि हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं तो अपनी बॉडी उस सेटअप में यूज करने के लिए तैयार हुई है, ना कि एक जगह पे 8 घंटे बैठने के लिए। कोई भी बंदर 8 घंटा क्या 1 घंटा भी जगह पे नहीं दिखेगा, वो मूवमेंट करता है। आपके जो पैरों के फुट के आर्चेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेयर फुट चलने के लिए डिजाइन किए हुए हैं। वहां पे जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो अगर आप बेयरफुट नहीं चलते हो तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता, उस मसल्स की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए उसकी ताकत निकल जाती है, ताकत जाती है, इसलिए आप फ्लैट फुट तैयार होता है आपके फुट में। नो, एग्जैक्टली जब आप बॉर्न होते हो आपको आर्चेस ही नहीं रहती। जब आप खड़े रहते हो, चलते हो, तब धीरे धीरे उस मसल्स डेवलप होते हैं और आर्चेस तैयार होते हैं। जो 5 साल 2-3 साल से लेके 18 इयर्स तक डेवलप होते हैं वो मसल्स, तो धीरे धीरे वो आर्चेस तैयार होते हैं। बट अगर आप बेयरफुट चलते ही नहीं हैं तो वो डेवलप नहीं होते, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ जाती है और वापस फ्लैट फुट होता है। तो अगर आप फ्लैट फुट हो तो आपका वेट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वहां पे गलत होने लगता है, जॉइंट पे अनइवन वेट आने लगता है, अनइवन वेट की वजह से वेयर एंड टेयर बढ़ता है, ऑटोमेटिकली आपको नी पेन आता है, बैक पेन आता है, नेक पेन आता है। अभी की जनरेशन में ज्यादा हम गैजेट्स यूज करते हैं, सेलफोन है, लैपटॉप है, उसकी वजह से एक जगह पे आप बैठते हो, जैसे ही आप एक जगह पे बैठते हो आपके मसल्स स्टिफ होने लगते हैं। जैसे ही मसल स्टिफ होंगे ऑटोमेटिकली वो आपके वर्टिब्रास को नजदीक पुल करेंगे, वहां पे जो कर्वेचर्स है, सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्वेचर, फ्लैटनिंग होने लगती है। ऑटोमेटिकली अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर अनइवन प्रेशर आने लगता है, आपको नेक पेन, सर्वाइकल पेन आने लगता है। इसीलिए अभी के जो जनरेशन है 20-22 साल 25 साल के भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। फिजिकल गेम बहुत, यानी जो आउटडोर गेम्स है वो आजकल बहुत कम हुए हैं, इंडोर गेम्स ज्यादा खेले जाते हैं, उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। उसकी वजह से भी फोन ज्यादा चलाए जाते हैं, गैजेट जो मैंने कहा, फोन है, लैपटॉप है, टैब है, उस पे ज्यादा काम किया जाता है, एक जगह पे पकड़ना है। उसमें भी अगर आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करते हो, उसका भी मसल्स पे ओवर स्ट्रेन आ जाता है। स्ट्रेन आने की वजह से मसल स्टिफ होते हैं। तो अब फोन पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, तो ये मतलब इट्स रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली, जॉब है तो आपको एग्जैक्टली। तो फिर मूवमेंट आपने बोला, न्यूट्रिशन आपने बोला, पोस्चर ठीक रखना, करेक्ट, राइट। और क्या इंसान कर सकता है तो, क्योंकि काम तो नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली। हाउ डू वी evolve? Right. So with proper care you can come out from this pain. So care क्या करनी है? अगर आप 8 घंटा काम करते हो, 10 घंटा काम करते हो, आपने आपके बॉडी को 1 घंटा हिलाना चाहिए। आप किस फॉर्म में उसको हिलाते हो ये जरूरी नहीं है, आप प्रॉपरली हिलाते हो या नहीं ये जरूरी है। आप स्विम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप जिम करते हो, आप योग करते हो, व्हाटएवर, मगर आपकी बॉडी हिलनी चाहिए। अगर आपके बॉडी में पेन नहीं है तो, अगर आपके बॉडी में पेन है इट मींस वो अलार्म सिचुएशन है, आपने वो डायग्नोस करना चाहिए, प्रॉपरली उसको समझना चाहिए, क्योंकि पेशेंट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आपको पता है आपका स्पाइन किस पोजीशन में रखना चाहिए, उसकी केयर कैसे लेनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स अगर आपको सही से पता है तो आप खुद उससे बाहर आ सकते हो।
तो पेशेंट एजुकेशन ये फर्स्ट की है। उसके बाद आपने प्रॉपर वो एक्सरसाइज पैटर्न, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज सभी नेक पेन के लिए ऐसे नहीं होता, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है। तो आपका पैटर्न कौन सा है ये समझना जरूरी है। आपका वर्क पैटर्न कैसा है, उसकी वजह से आपके स्पाइन में क्या चेंजेस आए हैं, तो वर्क प्लेस पे क्या चेंजेस करना है, एक्सरसाइज प्लान में क्या चेंजेस करना है, ये सब आपने इंडिविजुअली सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उस तरीके से फॉलो करना चाहिए। उसके साथ आपका डाइट आपने चेक करना चाहिए, आपके विटामिन्स और ये सब चेक करने चाहिए, डेफिशिएंसीज देखनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लासेस या फिजियोथेरेपी सेंटर्स देखे जहां पे फिजियोथेरेपी के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, आसनों के ऊपर बहुत प्रेशर दिया जाता है, बहुत कीनली ऑब्जर्व किया जाता है, बट न्यूट्रिशन के बारे में देखते ही नहीं है। अगर आप कोई योगा क्लास में जाते हो जिसमें आपके गर्दन के लिए, लंबर के लिए एक आसनस डिजाइन किए जाते हैं, आप वो करते हो मगर रिजल्ट नहीं आता, मे भी आप में डिफिशियंसीज है। जो कितना भी मसल्स को हिलाओ उसकी ताकत ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मसल्स की ताकत अल्टीमेटली आपके प्रोटीन के ऊपर, आपके B12 लेवल्स, D3 लेवल्स, कैल्शियम, इन सभी पे बेस होते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर वो सही है उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो तो ही मसल्स की ताकत बढ़ेगी, तो ही रिजल्ट आएंगे। पेन होता है, ठीक है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पेन हुआ है तो आप सीधा कुछ करने लग जाते हो उस पे, राइट, कि मैं कुछ स्ट्रेचेस कर लूं। जैसे मुझे गर्दन पे अगर पेन हो रहा है तो मैं फटाफट देन आई विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग, आई विल डू समथिंग। तो व्हाट इज द आइडियल प्रोटोकॉल? पेन में कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिजियोथेरेपिस्ट या प्रोफेशनल के पास कब जाना चाहिए, कितने दिन सहन करना चाहिए, तरीका क्या? आपके बॉडी के साथ कनेक्ट होने की। अगर आप आपके बॉडी के साथ सही तरीके से कनेक्ट हो तो आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी। आपको किसी डॉक्टर की, किसी फिजियोथेरेपिस्ट की, किसी योगा थेरेपिस्ट की या किसी भी इसकी इनिशियल लेवल पे जरूरत नहीं है। आपको बॉडी बताएगी कि कौन सा फॉर्मेट आपको सूट होता है, कौन सा फॉर्मेट सूट नहीं होता। जो फॉर्मेट सूट नहीं होता उसमें आपको डिस्कम्फर्ट आएगा, टाइटनेस आएगी, पेन आएगा। उस फॉर्मेट में आपको जाना नहीं है। और जिस चीज से आपको रिलैक्स लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, वो सूट करेगा, पेन नहीं होगा, उस फॉर्मेट में आपको जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डूज एंड डोंट्स में आते हैं, बहुत सारे ऐसे तैयार किए हुए आंसर्स मिलते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने सोते वक्त पिलो यूज करनी चाहिए या नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई सोता है। आपकी जितनी एज है उतनी एज आप सो रहे हो हर रोज। बट अगर मैं आपको पूछूं साइंटिफिकली आपको पिलो यूज करनी है या नहीं है, इसका कोई स्टीरियोटाइप आंसर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हर एक की नेक की पोजीशन अलग अलग है। किसी को पिलो सूट होती है, किसी को नहीं होती है। तो आप अगर आपके बॉडी के साथ कनेक्ट हो तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आपने पिलो यूज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए फर्स्ट इनिशियल फेज में आपने आपके बॉडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना चाहिए कि कितने दिन से आपको ये डिस्कम्फर्ट है। अगर किसी चेंजेस की वजह से वो निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर आप रियलाइज करते हो कि ये रिपीटेटिव आ रहा है, ये पैटर्न आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कंसल्टेंट की जरूरत है। आप घर पे ही स्ट्रेच करो, ये ट्रायल एरर करो, ऐसे नहीं है। बिकॉज आपका स्पाइन ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर वो हैम्पर हो जाता है तो आपकी लाइफ हैम्पर हो सकती है। सो इसीलिए उतना इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए। इनिशियली 1 मंथ में अगर ये नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको लगता है कि आप उसमें से बाहर नहीं आ रहे हो, रिलैक्स नहीं हो रहे हो, तो आपने कंसल्टेंट को मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में अगर वो मस्कुलर, कंसल्टेंट विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट वेदर इट इज रिलेटेड विद द मसल्स, और ये मसल से बहुत दिन चल रहा है, अभी वो बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। आइडियली इनिशियली मस्कुलर पेन आएगा, मसल्स कांस्टेंट अगर बहुत दिन स्पैज़म में है 5-6 महीना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बोनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, उसके ऊपर वो चेंजेस आएंगे। जैसे ही वो बोनी स्ट्रक्चर में जाता है आप और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने लगते हो। तो इनिशियली 1 मंथ वेट करो। अगर वो नहीं होता है तो आपने कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए। अगर वो मस्कुलर है तो कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, महीने 1.5 महीने में वहाँ पे भी आपको रिलीफ आना चाहिए। अगर नहीं है, बोनी स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया है,
स्कोलियोसिस है, जगह आईवीएफ कम हुई है या डिस्क का कंप्रेशन है, वो सब पहले रूल आउट करो प्रॉपरली एंड उसके बाद आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। आपके लिए डूज एंड डोंट्स वो तैयार करके देंगे, वो प्रॉपरली फॉलो करो तो आप इसमें से 100% बाहर आ सकते हो। डेफिनेटली अगर आपके बॉडी में पेन है तो आप 50 to 60% रेस्ट से बाहर आ सकते हो। यही रीजन है जब भी कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है या फ्रैक्चर होता है उसको स्टेबलाइज किया जाता है। तो जब वहाँ पे मूवमेंट कम है, आपके मसल्स नहीं हिलते तो वो जल्दी रिलैक्स होते हैं। मसल्स में भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपको रिलैक्स करते हैं। अगर ओवर स्ट्रेचिंग होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्पैज़म में जाएगा मसल। अगर उसको आराम दो, मत हिलाओ, ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स होगा। तो जब भी आपको बहुत पेन है, आप बॉडी को रेस्ट दो, कंफर्टेबल पोज में रखो, बॉडी अपने आप हील होगी। That's common sense. Body is asking for rest. Exactly. Pain is the sign. Actually, pain is the language of your body. What your body want to talk to you, that is through the pain. So, pain is not a negative emotion. Pain actually is healing process. When there is pain, you should take rest. Automatically rest will heal you. Pain is the teacher, guide. Knee pains, again, very common. Very common. मतलब knee replacement has become like a regular thing. Right. 50 साल मानी दुख रही है, 5 साल में तो कटोरियाँ चेंज कर रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है पहले तो? Again, 10-20 साल पहले इतना कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। Right. And is surgery the only solution? Two parts to it. Exactly. So first part, why this is happening? 20 साल पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस है। 20 साल पहले पूना में सभी जगह पे साइकिल्स थे, साइकिल चलाते थे या लोग वॉकिंग बहुत करते थे। सो अल्टीमेटली एक्टिविटी से आपके मसल्स के, थाई के जो मसल्स है वो स्ट्रांग रहते थे। अब मसल स्ट्रांग है तो आपके जॉइंट को सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे, वो प्रेशर जॉइंट के ऊपर आएगा ही नहीं। अगर एक्टिविटी कम है, मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है, वेयर एंड टेयर होती है एंड नी पेन स्टार्ट्स। उसमें भी अगर आप कोई गेम खेलते हो और आपके मसल्स में बैलेंस नहीं है, व्हाट आई मीन कि अगर आगे के जो मसल्स है उसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे के जो मसल्स है उसे हैमस्ट्रिंग कहते हैं। आइडियली दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा होती है तो क्वाड्रिसेप्स टाइट होंगे, ऑटोमेटिकली वो पटेला के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पटेलोफिमरल जॉइंट स्पेस कम होगी। ऐसे इम्बैलेंस में अगर वो बंदा कोई गेम खेलता है, जैसे फुटबॉल खेलता है और उसका पैर आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट आता है आपके लिगामेंट्स पे। इसलिए ACL PCL टेयर बहुत कॉमनली आजकल आप देखोगे, क्योंकि वो इम्बैलेंस है। अगर मैं बैठता हूँ उसके बाद रन करने के लिए जाता हूँ तो एक्सरसाइज पैटर्न भी सही होना चाहिए। अगर आप 8 घंटा काम करते हो उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए जाते हो तो वो एक्सरसाइज पैटर्न भी सही होना चाहिए, जिसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग का। आजकल ऐसे देखा गया है कि स्ट्रेंथनिंग पे बहुत फोकस किया जाता है बट इक्वल अमाउंट पे स्ट्रेचिंग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मसल्स में इम्बैलेंस होता है। आइडियली ज़्यादा सिटिंग जॉब वालों को क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं, और हैमस्ट्रिंग को आप रन करते वक्त वो ओपन हो जाता है, वैसे क्वाड्रिसेप्स नहीं होता। और इस इम्बैलेंस की वजह से जॉइंट के लिगामेंट पे स्ट्रेन आता है और 20-22 साल की एज में भी ACL टेयर होता है। जैसे ही ACL टेयर होता है, ACL का काम ही है जॉइंट स्पेस मेंटेन रखना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, आर्थराइटिस हो जाता है, यंग एज। सो फिर धीरे धीरे आपके मेनिस्कस वेयर एंड टेयर होने लगेंगे, धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगेगा। अब आपके बॉडी में
साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में है वो तैयार करने की कैपेसिटी आइडियल है उतनी ही है, बट अगर फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो वो कम गिरने लगता है, ऑटोमेटिकली वो जॉइंट ड्राई होने लगता है। जैसे ही ड्राई होगा फ्रिक्शन और बढ़ेगा, डिजनरेशन और बढ़ेगा और आप धीरे धीरे आर्थराइटिस नी की तरफ बढ़ोगे, जिसका सॉल्यूशन आइडियली नी रिप्लेसमेंट होता है। और अब जैसे आपने बोला स्ट्रेचिंग, तो वर्कआउट तो आजकल थैंकफुली यंगर जनरेशन थोड़ी अवेयर हो गई, राइट, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बट योगा एंड स्पेशली योगा sounds boring, राइट, right? They're okay to run, they're okay to go to the gym and hit the gym and do everything, which is great. But yoga करना जान पे आता है। How important is it कि वो भी add करें at least once a week? Maybe. I don't know. That's what my question is. सो बेसिकली इसलिए मैंने कहा था कि जो आपका एक्सरसाइज प्लान है उसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का डेली में, क्योंकि या अल्टरनेट डेज, क्योंकि अल्टरनेट डेज आप एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हो लाइक रनिंग, जिम, एवरीथिंग, एंड अल्टरनेट डेज आप स्ट्रेचिंग, जिसमें आप जिम में भी स्ट्रेच कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, ये सब हो सकता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मसल हेल्थ इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। विद दैट आपके बॉडी में दो टाइप के मसल्स है। जो फास्ट मूवमेंट करने के लिए अलग मसल्स यूज किए जाते हैं, जो स्टैटिक पोज के लिए अलग मसल्स यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे योग का रोल है। इनिशियली जब आप फास्ट मूवमेंट करते हो तो सुपरफिशियल स्ट्रॉन्ग मसल्स यूज में आते हैं और उन्हीं की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होती है। बट जो मसल्स आपके जॉइंट के नजदीक है, जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, एक पोज में आपको होल्ड करने के लिए मदद करते हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्टिव एक्सरसाइजेस में नहीं होती। जैसे हम दोनों बैठे हैं, हमारे स्पाइन को अगेंस्ट द ग्रेविटी होल्ड करने वाले मसल्स है, उनकी भी तो स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। अगर मैं जिम में जाके लैट्स लगाता हूं और लैटिसिमस डोर्साई स्ट्रांग बनाता हूं, जिससे मुझे फायदा होगा जब मैं जावलिंग थ्रो करता हूं, जो एक्टिव कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट जो अपने स्पाइन के नजदीक पैरास्पाइनल मसल्स है, जो हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें स्टैटिक आसनास करने पड़ते हैं, जो मसल्स का इंड्योरेंस बढ़ाएगा। हम बैठे हैं आधा घंटा, तो आधा घंटा उस मसल कांस्टेंट वर्किंग में है, तो उसका इंड्योरेंस बढ़ाना जरूरी है। तो मसल्स की पावर रिपीटेटिव मूवमेंट्स में बढ़ाई जाती है, जिसमें मसल का आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो हम बैठे हैं इस पोज में पकड़ के रखने के लिए मसल का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके वापिस बाइफर्गेशन है, और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो इन योग यू यूज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर स्मॉलर मसल्स, जिसमें इंड्योरेंस बढ़ेगा। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स की पावर बढ़ती है, जो लार्ज एक्शन जो है, जिसमें कम टाइम में बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उसके लिए यूज में आता है। तो ये दोनों टाइप के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जरूरी है, जिसके लिए योग भी जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अब आपको योग बोरिंग क्यों लगता है? पता है, आपको योग में आपका ब्रेन यूज करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है आपकी बॉडी अलाइनमेंट, आपके इमोशंस, आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिसमें आपको आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी यूज करनी पड़ती है। और जो एक्टिविटी है वो मैकेनिकल एक्टिविटी है, जो आपको जो सेरेबेलम है वहां से वो कंट्रोल किया जाता है, बॉडी प्रोपोर्शन, प्रीप्रायोसेप्शन, एंड उसकी वजह से आप रन करते हो, जिम करते हो, उसमें आपको ब्रेन यूज नहीं करना होता है। तो आइडियली जहाँ पे ब्रेन यूज किया जाता है वो ज़्यादा बोरिंग लगता है। जैसे आपका क्लासरूम, आप अगर क्लासरूम में जाते हो तो बोरिंग लगता है, आप खेलने जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। बट वही है, योग में आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के साथ जो चीज़ें आप करते हो वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। डेफिनेटली ये योग से जो आप बोल रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस, पेन और
Exactly. Right. You become more self-aware of your body. Exactly. And with awareness you can develop your control. So जब भी आपको इमोशनल अप डाउन्स आते हैं you can better handle that situation because of the awareness, because of the self control. वो चीज़ें आपको ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगी, और जो अगर वो ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली जो मैंने पहले रिलेशन बोला था साइकोसोमैटिक डिसीजेस में, आप बेटर वे ज़्यादा अच्छी तरीके से डील कर पाओगे उस डिसीजेस के साथ। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिजियोथेरेपी को हमने सुना हुआ है, Right. किया हुआ है, Right. कॉमन है, कि योगा हमें पता है, राइट। बेल्ट एंड रोप थेरेपी है, वो आपने क्यों उसको चूज किया? राइट। सो जब हम बात कर रहे थे कि मसल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, जब वो अनइवन हो जाते हैं, आपके जॉइंट स्पेसेस कम होते हैं। तो जॉइंट स्पेसेस कम होते हैं मतलब पूरा जॉइंट कम होता है ऐसे नहीं। तो दोनों बोन्स का समझो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नी जॉइंट, वहां पे जो कोऑर्डिनेशन है ऑफ थाई बोन एंड द टिबिया बोन और शिन बोन, उनका कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाता है। अंदर की साइड की जगह कम होती है मीडियल कंपार्टमेंट में, एंड लैटरल साइड पे बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में मीडियल कंपार्टमेंट नैरोइंग ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पैरों के बाहर के मसल्स और अंदर के मसल्स, इनमें जो इक्विलिब्रियम चाहिए वो ढल जाता है, और अंदर के मसल ज़्यादा टाइट होने के बाद अंदर मीडियल कंपार्टमेंट नैरोइंग होता है। दिस इज द सिंपल थिंग हैपन्स विथ योर नी। अब अगर हम ओनली जब मसल स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे तो टाइम बीइंग आपको आराम आता है। आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, जब तक फिजियोथेरेपी करते हैं, जब तक एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा 2-4 दिन अगर एक्सरसाइज में गैप गिर गया, वापस पेन आता है। क्योंकि जब तक जॉइंट स्पेसेस ठीक नहीं होंगे, अलाइनमेंट ठीक नहीं होंगी, तब तक आप कंप्लीटली उस पेन से बाहर नहीं आओगे। ज्यादातर जो ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है वो मसल्स के ऊपर काम करते हैं, ना कि बॉडी अलाइनमेंट के ऊपर। अगर आपके स्पाइन के कर्वेचर सही नहीं है तो वो ज़्यादा प्रेशर आपके लंबर पे डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर आपके सर्वाइकल C6, C7 पे डालेंगे, वहाँ पे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा। अगर आपके कर्वेचर्स ठीक किए जाएंगे, उसके बाद मसल का स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, तो आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। 100% आपका पोस्चर, आपका बॉडी कर्वेचर्स अलाइन हो सकते हैं। इवन आई टेल यू मिरेकुलस थिंग, आपकी बॉडी खुद एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अगर आपका लंबर का एरिया एक साइड पे स्कोलियोटिक हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सर्वाइकल दूसरी साइड चला जाएगा। आपकी बॉडी खुद इंटरनल एडजस्टमेंट करने के लिए उतावली रहती है, वो खुद करने की कोशिश करती है, बट वो होता नहीं है क्योंकि उसको दिन भर मूवमेंट भी है, उसमें कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। और यहाँ पे बेल्ट एंड रोप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपके मसल्स से काम नहीं लेते। जब भी आपके मसल्स एक्शन में आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, वो बॉडी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए थ्रू द बेल्ट एंड रोप हम आपका बॉडी पोस्चर अलाइन करते हैं। जैसे मैंने नी के लिए कहा, अगर हम नी के जो बोन्स है उनको इक्वल अमाउंट में रोटेट करेंगे तो उनकी अलाइनमेंट इंप्रूव होगी। अगर अलाइनमेंट इंप्रूव होगी तो भले ही आप वापस एक्सरसाइज भी मत करो, आपको पेन वापस आएगा ही नहीं। तो क्रक्स ये है कि अगर जॉइंट स्पेस कम हुई है, उसकी वजह से नी पेन है, तो सॉल्यूशन भी ये है, नी स्पेस इंप्रूव करो, पेन अपने आप गायब होगा। और ये ऑब्स्टैकल है, इसलिए सर्जरी सजेस्ट की जाती है। अगर वो ही सॉल्यूशन है, हम विदाउट सर्जरी जॉइंट स्पेस ही अलाइन कर सकते हैं, तो सर्जरी क्यों करना? राइट। कितने पेशेंट्स के साथ काम आज तक 25,000 प्लस पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं और अप्रोक्सीमेटली 15,000 सर्जरीज मैंने अवॉइड किए इन लास्ट 22 ईयर्स। सो अगर आप आपके स्पाइन कर्वेचर्स के बारे में ज़्यादा केयरफुल है,
अगर आप आपके लेग्स के मसल्स की स्ट्रेंथ के बारे में अवेयर हैं, उनमें बैलेंस है, आपकी एक्सरसाइज प्लान सही है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग इक्वल अमाउंट पे कर रहे हो, उसमें भी स्टैटिक एक्सरसाइज एंड डायनेमिक एक्सरसाइज इक्वली इंक्लूडेड है, तो आपको कभी भी कोई भी जॉइंट इश्यू नहीं होगा, ऑर्थोपेडिक इश्यू होगा ही नहीं। तो अभी एक ये भी होता है कि ठीक है सर्जरी करनी है, किसी ने मान लिया करनी है, ठीक है कोई बात कर, तो उसके बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि सर्जरी तो एक पार्ट होता है, बट उसके बाद का जो हीलिंग है ऑफ द बॉडी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये दोनों तरीके से होता है। पोस्ट सर्जरी भी आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है, मसल स्ट्रेंथन रखने हैं। अगर मसल पोस्ट सर्जरी स्ट्रेंथन नहीं है तो वापस वो पेन आता है, क्योंकि जॉइंट को सपोर्ट ही नहीं मिलता। इसलिए सर्जन भी आपको सजेस्ट करेंगे पोस्ट सर्जरी एक्सरसाइज करो। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइज करनी है तो व्हाई नॉट बिफोर दैट, उसके पहले ही एक्सरसाइज करो, बॉडी जॉइंट कोऑर्डिनेशन ठीक करो एंड हैप्पीली जिंदगी जियो। कुछ केसेस में इतना हद तक वो डैमेज हो जाता है कि सर्जरी रिक्वायर्ड है, उसमें सर्जरी करो। उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल बैलेंस के लिए हमारे पास आओ। बेल्ट एंड रोप थेरेपी के साथ साथ पोस्चरल अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो मैंने इनिशियली बोला था, आपके बॉडी पेन के साथ आपका साइकोलॉजिकल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। वहाँ पे अगर आप कहीं स्टक हो तो नी पेन के बाद अगर वो आप ऑपरेट भी करोगे, आपको लंबर में पेन आएगा, आपको नेक में पेन आएगा, आपको चेस्ट में पेन आएगा। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल अपसेट कहीं ना कहीं बॉडी पे प्रेसिपिटेट होगा ही, निकलेगा ही। तो इस कंडीशन में योग प्लेज ब्यूटीफुल रोल, क्योंकि अगर आपके इमोशंस चैनलाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी रिलैक्स रहती है, ऑटोमेटिकली मसल रिलैक्स रहेंगे, आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे, जिससे एक हैप्पीनेस, वेलबीइंग आपके पास आती है। सर्जरी एक टाइम पे आपको हेल्प करेगी, बट लॉन्गर टाइम के लिए आपको योग, मेडिकल योग, रोप एंड बेल्ट फॉर द पोस्चरल अलाइनमेंट, ये सभी की जरूरत है।